Assalamu alaikum, hi viewers, I am Imrana from Government Graduate College Dubai Texing. I hope you're all fit and fine. Welcome to the world of English, welcome to the world of communication skills, welcome to the world of Prezi writing. In previous lecture we talked about different rules. In today's lecture we are going to apply those rules. थोड़े से बेटे आज प्रैक्टिकल की बात करेंगे. जो रूल्स हमने, जो स्ट्रैटेजी, जो टिप्स हमने पढ़े थे, उनकी एप्लीकेशन हमने कैसे करनी है. फाइन. तो ज़रा देखिए आज बेटे जो हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट फ्रेजेस और क्लोजेस को हमने कैसे रिड्यूस करना है. ये कुछ रूल्स हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. प्रेसी राइटिंग के हवाले से मैंने बताया था. एक तो बच्चे वैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और ई कैट फाइन वहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, इससे रेलेवेंट ही है. यानी समझना कैसे है टेक्स्ट को, रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है. तो ये सारी बातें प्रेसी राइटिंग के ज़रिए आप प्रेसी को पढ़ते हुए आप सीखते हैं. ज़रा देखिए प्रेसी ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज. A phrase or clause can sometimes be reduced to a single word. If we have a rich vocabulary, consider the following examples. अब बेटा ये देखिए कि it's very important कि अगर if you know how to play on words, right, अगर बेटे आपके पास good range of a vocabulary है, then this practice would be very interesting for you. It's like a fun for you. ये बड़ा मतलब एंटरटेनिंग वर्क आपके लिए होगा कि आपने सिंपली क्या करना. अगर आपके पास रिच वोकैबुलरी है, इफ़ यू नो व्हाट इज़ वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि एक पूरी लाइन है, पूरी लाइन को आप एक लफ्ज़ से तब्दील कर सकते हो, चीज़ों को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, देन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रेसी राइटिंग. यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल ओवर हियर. फाइन. ज़रा देखिए अब एक लॉन्ग सेंटेंस हम देखेंगे, फिर उसको हम ब्रीफ करेंगे, उसको हम मुख्तसर करेंगे. ज़रा देखिए, He is a servant whose value it is impossible to overestimate. यानी वो ऐसा एक सर्वेंट है, मतलब जिसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फाइन. इसको हम, आपने ये लाइन देखी, इसको अगर हम बेटे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वो होगा ही इज़ एन इनवैल्यूएबल सर्वेंट. यानी आपने चीज़ों को रिड्यूस कर दिया. फाइन. यानी बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय जो आपके पास की वर्ड बेटे है वो इनवैल्यूएबल है, वेरी प्रेशियस, वेरी प्रोडक्टिव, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस, ये लफ्ज़ आपके पास होने चाहिए. सेकंड देखिए, द ओपिनियन दैट एवरीबॉडी हैड अबाउट हिम वाज दैट ही वाज लायबल एट एनी टाइम टू फेल टू फुलफिल हिज प्रॉमिसेस. अब ये देखिए कि बेटे कहता हर एक का उसके बारे में ये ओपिनियन है कि किसी भी सिचुएशन में आप उसको काम देते हैं तो वो उसमें नाकाम हो जाता है. किसी शख्स की हम बात कर रहे हैं, तो बेटे इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में किया. इसको आपने ब्रीफ कैसे करना है. द जनरल ओपिनियन अबाउट हिम वाज दैट ही वाज अनरिलायबल. अब एक कीवर्ड जो आपके पास है वो अनरिलायबल है. दूसरा कीवर्ड बेटे आपके पास है जनरल ओपिनियन, यानी आपने द ओपिनियन दैट एवरीबॉडी हैड अबाउट हिम. इस सारे जो मतलब लफ्ज़ों का मजमू आपने देखा. फाइन. इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं द जनरल ओपिनियन अबाउट हिम. जनरल ओपिनियन, राइट. हर एक का उसके बारे में नज़रिया है, जनरल ओपिनियन अबाउट हिम. राइट. क्लियर होगी बात जी. नेक्स्ट देखिए, द ऑथर राइट्स इन सच अ वे दैट हिज थॉट्स आर परफेक्टली ईजी टू फॉलो. फाइन. अब बेटे वो ऐसे लिखता है, कोई ऑथर है, कोई मुसन्निफ है, कोई कलमकार है, कोई लिखारी है, राइट, कोई राइटर, वो ऐसे लिखता है कि उसकी जो थॉट्स हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना बहुत आसान होता है. आप ज़रा देखिए, द ऑथर राइट्स लूसिडली, क्लियरली, कैंडिडली, ट्रांसपेरेंटली. यानी आप कुछ भी मतलब आप ऐसा को वर्ड यूज़ कर सकते हैं. फाइन. नंबर 4 देखिए, द साइट लूसिडली बेटे होता है बड़ा मतलब क्लियर लिखना. फाइन. इट्स ओके, जिसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई अबहाम ना हो, कोई भी. फाइन. नंबर 4 देखिए, द साइट वाज such as created in him a strong feeling of repugnance. The sight was such as created in him a strong feeling of repugnance. मतलब उसको साइट जो था बेटे वो ऐसा मतलब
उसको लगा, उसके अंदर एक ऐसा तासुर पैदा हुआ कि वो रिपग्नेंस का, हेटेड का, नफ़रत का, डिस्गस्ट का, फाइन। तो आपने इसको रिड्यूस किया, द साइट वो सच एज रिपेल्ड हिम, रिपेल आपने, द साइट रिपेल्ड हिम, दैट्स इट, फाइन। Number 5. Her behavior showed that she had a mind insensible to gentle thoughts. Fine. मतलब उसके बिहेवियर से बेटा ये लगता है कि उसका जो माइंड है वो जेंटल थॉट्स को मतलब महसूस नहीं करता, या वो इनसेंसिबल है, या वो बेहिस है। तो आपने कह देना कि she had callous mind, she had callous nature. Her behavior showed callous mind, right? तो ये like this is how you can reduce long sentences into short sentences. Next देखेंगे number 6. The speaker made some very ordinary and commonplace remarks which surprised everyone. Fine. The speaker made some surprisingly banal remarks. यानी बहुत ही हैरान कुन remarks ने दी हैं. Fine. Yeah. The speaker was asked to make a speech on the spur of the moment. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको बच्चे इसका पता होना चाहिए। ये बेटे होता है मतलब इम्प्रॉम्प्चू, एक्सटेम्पर, फाइन, या इम्प्रोवाइजेशन, फिल बदी, राइट, कि आप नॉट प्लान्ड, जो पहले से प्लान ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सटेम्पर बोलेंगे, या इम्प्रोवाइजेशन कहेंगे, या फिर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कहेंगे। द स्पीकर वॉज आस्क्ड फॉर एन एक्सटेम्पर स्पीच, या आपने उसको रिड्यूस कर दिया। बट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टिप्स फॉर अब्रेजिंग एंड रिफ्रेमिंग योर सेंटेंसेस। आपने डिफरेंट सेंटेंस को आपस में अब्रेज करना है, उनको आपस में जोड़ना है, उनको रीफ्रेम भी करना है, फाइन। नंबर 1, एलिमिनेट रिडंडेंसी। नंबर 2, एलिमिनेट लॉन्ग वेंटेड सेंटेंस स्टेटमेंट्स। चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। नंबर 4, अवॉइड वर्डिनेस। जो बहुत ज़्यादा जो लफ्ज़ों की बम्बार्डमेंट हम कर देते हैं, बम्बारी कर देते हैं, उसको भी हमने अवॉइड करना है। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस इज इंडिकेटेड इन parentheses at the end of the sentence. Note how these techniques help in reducing the number of words, resulting in sentences that sound direct and concise. सेंटेंसेज हैं बेटे, उनको आपने ऐसे रिड्यूस करना है कि उनमें वो कंसाइज भी लगेंगे, वो डायरेक्ट भी लगेंगे। डायरेक्ट मीन कि आप दे वुड गो स्ट्रेट टू द बोज़म ऑफ रीडर, कि सीधे मतलब आपके जहन में दिलो दिमाग से टकराएंगे, फाइन, यानी आसान फहम होंगे। अब ज़रा देखिए बेटे, पहला जो हमने पढ़ा वर्ड कि हमने एलिमिनेट रिडंडेंसी। अब जो वर्ड रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी इसका बेटे मतलब होता है नॉट, अब अगर हम इसके डिक्शनरी मीनिंग भी लें, नॉट नेसेसरी, नॉट यूजफुल, फाइन, कि मतलब जैसे रिटर्न बैक, फाइन, जैसे इस तरह के वर्ड होते हैं कि रिटर्न का मतलब भी वापस आना ही होता है, तो बैक जो वर्ड है वो आपने एडिशनल लगा दिया जो ज़रूरी नहीं था, वो मीनिंग के समझने में कोई मतलब आसानी पैदा नहीं करते, वो मतलब एक गलती होती है, उसको आपने ख़त्म कर देना है। अब ज़रा देखिए, यानी यह सरप्लस वर्ड जो हैं उनको आपने देखना है। आप एग्जाम्पल देखिए, द एनालिसिस वॉज थॉरली एंड होली कंप्लीट। अब इसमें 7 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। अगर आप इसको सिंपली लिख दें, द एनालिसिस वॉज कंप्लीट, तो इसमें ओनली 4 वर्ड्स आ दिया, बात वही की गई है। तो ये रिडंडेंसी की एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट बेटे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का बेटे मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, राइट। मतलब चाहे आप बोलें या आप गुफ्तगू करें, उसमें अगर आप ज़्यादा अल्फाज, ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज का आप इस्तेमाल करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्यूशन, फाइन। अब यहाँ पे सेंटेंस आप देखें, Objects on our first acquaintance with them have that singleness and integrity of impression that it seems as if nothing could destroy or obliterate them, so firmly are they stamped and riveted on the brain. यानी बेटे चीज़ों को जब हम पहली दफ़ा देखते हैं, उनका एक ऐसा गहरा तासुर जहन के अंदर आता है कि मुस्तकबिल में कोई चीज़ भी उसको डिस्ट्रॉय या ऑब्लिटरेट नहीं कर पाती। डिस्ट्रॉय, इसका तलफ़्फ़ुज़ बेटे जो है वो ऑब्लिटरेट,
obliterate यानी तबाह करना, ख़त्म कर देना, फाइन. So firmly are they stamped and riveted on the brain, वो इस तरह आपके दिमाग पे वो इंस्क्राइब हो जाते हैं, काव हो जाते हैं, वो नक्श हो जाते हैं, फाइन. अब इसको ज़रा देखिए, इसको हम इसमें जो वर्ड्स हैं वो बेटा वर्ड काउंट देखिए 35 हैं. अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे ओनली इन 9 वर्ड्स. आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर द मोस्ट लास्टिंग. बात ख़त्म होगी जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट वन, जैसे हम अक्सर ये बात कर लेते हैं. तो ये बेटे सर कमला क्वेश्चन की एग्जांपल थे. ये सारे आपने जो टिप्स हैं वो अब अप्लाई कर रहे हैं प्रेसिव करते हुए. अब पैसिव वॉइस को आपने क्या करना है, आपने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. अब एग्जांपल चेक करिए कि जैसे बेटे हमारे पास ये वर्ड है, आफ्टर द रोबोट वॉज इंस्टॉल्ड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द कंपनी. फाइन. अब इसमें कितने वर्ड हैं 14. मतलब क्या बनता है, आफ्टर द रोबोट वॉज इंस्टॉल्ड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द. जब आपने रोबोट को इंस्टॉल किया तो बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ा. आफ्टर इंस्टॉलेशन द कंपनी फेस्ड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम विद द रोबोट. तो मतलब बात फिर वही है, पहले में वॉज इंस्टॉल्ड, वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी, वर फेस्ड बाय द कंपनी, फिर वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है. तो इट डज मीन ये पैसिव वॉइस में लिखा गया, आपने इसको बेटे किस में कर देना है, एक्टिव में. आफ्टर इंस्टॉलेशन द कंपनी फेस्ड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स विद द रोबोट, ये आपने उसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया. लास्ट देखिए, फोर्थ हमारा पॉइंट था वर्डिनेस. अब वर्डिनेस होता है कि द सेक्रेटरीज प्रपोजल वॉज अडॉप्टेड विद द फुल अग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स. जो सेक्रेटरी की प्रपोजल थी, जो सजेशन थी, जो उसकी तजवीज़ थी, वो तमाम जो मेंबर्स थे उन सब ने उस पर फुल अग्रीमेंट शो किया, सब ने उसको अडॉप्ट कर लिया, फाइन. अब ये पैसिव में था, वो उसके साथ अडॉप्टेड आ गया, फाइन. यानी ये पैसिव वॉइस में. अब इसी को हम क्या करेंगे, वी विल चेंज इनटू एक्टिव वॉइस. द members unanimously adopted the secretary's proposal. उसमें 13 वर्ड थे, इसमें 7 वर्ड्स हैं. ऐसे बेटे आपने जो मतलब सरप्लस वर्ड्स हैं, जो वर्डिनेस है, जो वर्बोसिटी है, वर्बोसिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे अल्फाज का बेजा इस्तेमाल करना यहाँ पे ज़रूरी ना हो. अब आगे बेटे उसकी ज़रा समरी देखिए, जो हमने पहले भी बात ये की है. ज़रा गाइडलाइन फॉर प्रेस राइटिंग, इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा इसको आप वैसे सुन लें. The theme of the passage must be determined very carefully. Theme अच्छे तरीके से आपने देखना है. Number 2, precise note the production of important sentences. यानी सिर्फ important sentences की reproduction नहीं है. A precise is not the reproduction of important sentences. Precise महज इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ important words को आपने दोबारा से लिख दिया. Conciseness is good but not at the cost of clarity. Conciseness हमने हासिल करनी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी, कि इतना मुख्तसर नहीं कर देना कि आपकी क्लैरिटी ना रहे, समझने मुश्किल हो जाए कॉन्सेप्ट को. द प्रेसेज शुड बी इंटेलिजिबल इवन टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट रेड द ओरिजिनल पैसेज. जो प्रेसी होती है वो हर उस शख्स के लिए भी बड़ी आसान फहम होनी चाहिए जिसने ओरिजिनल पैसेज नहीं भी पढ़ा, यानी इस तरह हमने उसको लिखना है. द ओरिजिनल पैसेज मस्ट बी कंडेंस्ड इन द प्रेसी राइटर्स ओन लैंग्वेज. जो प्रेसी का राइटर है उसने प्रेसी को जब कंडेंस करना है, फाइन, जब उसको मुख्तसर लिखना है, जब उसको ब्रीफ करना है, तो उसको वो अपने अल्फाज में लिखेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉपी पेस्ट का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता होता, फाइन जी. अब प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन. ये भी हम बात पहले पढ़ चुके हैं, इन्हें आप रिवाइज कर लें. थर्ड पर्सन में लिखी जाती है. थर्ड पर्सन से मुराद बेटे ये है ही, शी, इट और दे, फाइन. जैसे को नेम हो सकते हैं, फाइन. तो आई, वी, यू में प्रेसी नहीं लिखी जाती, वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू वंस ओन डिस्क्रेशन. जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना प्रेसी के अंदर, वो अपने तरीके से जो प्रेसी राइटर है वो उसको लिख सकता है. डिस्क्रेशन बटे होता है कि वो अपना ये, उसके पास ये फ्रीडम होगी, वो खुद ये फैसला ले सकता है, फाइन. All the main ideas in the passage should be given almost equal treatment in the pressing. जितने भी डिफरेंट पैसेजेस हैं या एक पैसेज के अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स हैं, उन सबको अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. किसी एक पॉइंट पे या आपने हैमरिंग नहीं करते रहना, फाइन. एक ही पॉइंट की बात नहीं करते रहना जो इंपॉर्टेंट होता है.
पर्सनल आइडियाज शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो पर्सनल आइडियाज़ हैं वो हमने अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करने। द ओरिजिनल सोर्स मस्ट नॉट बी क्रिटिसाइज्ड और चेंज्ड। जो ओरिजिनल सोर्स है उसको हमने क्रिटिसाइज नहीं करना है। द प्रेसी शुड बी लिमिटेड टू नो मोर देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। द नंबर ऑफ वर्ड्स मस्ट बी इंडिकेटेड। जो प्रेसी है बेटे उसकी जो लेंथ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 1/3 यानी 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वर्ड्स मस्ट बी इंडिकेटेड, मतलब उसको आप वहाँ पे इंडिकेट करेंगे, वहाँ पे आप उसको शो करेंगे। अब बेटा आप नेक्स्ट देखिए कि अगर आपने लॉन्गर सेंटेंसेस को शॉर्ट करना है, ब्रीफ करना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, ट्राई टू रिप्लेस क्लॉजेज बाय फ्रेजेस एंड फ्रेजेस बाय वर्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो क्लॉजेज हैं, क्लॉज एक पूरा सेंटेंस होता है, उसको अपने फ्रेज में बदल देना है। और जो फ्रेजेस हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें ज़्यादा अल्फाज होते हैं, तो उसको आपने मेयर वर्ड्स में चेंज कर देना है, महज लफ्ज़ों में चेंज कर देना है, राइट। नंबर 2, मेक यूज़ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी हम प्रैक्टिस अभी करने जा रहे हैं। यू मस्ट बी हैविंग a huge amount of vocabulary, a good range of vocabulary, a variety of vocabulary, right? कि उसमें आपने क्या करना होता है कि एक लंबा सेंटेंस है उसको आप महज पूरे सेंटेंस को एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, इसे हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड ऑल अननेसेसरी रेपिटेशंस। रिडंडेंसी की हमने बात की है, या हमने वर्डिनेस की बात की है कि रेपिटेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती कि एक आइडिया 2 दफ़ा हो, कोई सेंटेंस हो, कोई लफ्ज़ हो, उसको आपने अवॉइड करना है। लिंक वेरियस सेंटेंसेस, ये हम जो लिंकेज है, जो एब्रिजिंग करना होता है, ये एबिलिटी हमें होनी चाहिए कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में हमने कैसे एब्रिज करना है। ओमिट एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन्स, कंट्रास्ट, डाइग्रेशंस एंड माइनर डिटेल्स। किसी चीज़ का किस्सा कहानी अंदर हो, कोई मिसालें दी गई हों, कोई कंपैरिजन की बात हो, कंट्रास्ट किया गया हो, तो वो सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उस सब को हमने अवॉइड करना है। ये चीज़ें हैं डोंट्स, जिनको हमने नॉर्मली जो हमने अवॉइड करनी है। फाइन, अब इसकी ज़रा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए कि अब हम सेंटेंसेस को जो हमने अभी बात की है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि लॉन्गर सेंटेंसेस को हमने कैसे ब्रीफ करना है। पहले हमने सीखा था फ्रेजेस, क्लॉजेस को मतलब ब्रीफ करना, फाइन, उनको कैसे हमने रिड्यूस करना है। अब उसी को हम नेक्स्ट हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। In making the précis of a sentence, we should aim at not only reducing the number of words but also at grasping the main thought of the sentence. We should note the most important parts of a sentence and exclude the inessential parts and those qualifying words which can be dropped without impairing the main theme. अब इसमें जो इनएसेंशियल चीज़ें हैं उनको हमने एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना है, और उन तमाम अल्फाज को हम ड्रॉप जिनको कर सकते हों विदाउट इम्पेयरिंग द मेन थीम, जिससे आपका जो मेन थीम है वो इम्पेयर ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, इफेक्ट ना हो। अब ज़रा देखिए, पहले एग्जाम्पल हमारे पास है, लॉन्ग सेंटेंस है। इट इज़ एंटायरली विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट द culprit has escaped into neighboring country without the authorities. अब इसको आपने ना जनरल थीम समझना है, फाइन। तो जनरल थीम को समझ के आपने इसको कंडेंस कर देना है। इट इज़ एंटायरली विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ना, पूरा सेंटेंस है, इसमें बात इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, फाइन। इट इज़ एंटायरली विद इन द बाउंड्स ऑफ, विद इन द स्फीयर ऑफ, विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, लाइक विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी, राइट। अब इसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट द कल्प्रिट सीक्रेटली escaped into neighboring country। तो आपने लॉन्गर सेंटेंस को आपने समराइज सेंटेंस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट हैज़ ब्रॉट टू माई नोटिस दैट यू सेल्डम कम टू ऑफिस इन टाइम। मुझे ये पता चला है कि आप बहुत कम या कभी भी आप ऑफिस में टाइम पे नहीं आते हैं। इसको आप सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, आई लर्नड दैट यू ऑफन कम लेट टू ऑफिस। आप अक्सर ऑफिस में लेट आते हैं, यानी उसको आपने सादा शॉर्ट सेंटेंस में चेंज कर दिया। आफ्टर द शो वॉज ओवर आई वेंट टू प्लाजा विच हैड बीन ओनली रिसेंटली बिल्ट। आफ्टर द शो वॉज ओवर, अब इसको सिंपली आप कह सकते हैं आफ्टर द शो, अब शो ख़त्म हो गया, फाइन। आई वेंट टू अ रिसेंटली बिल्ट प्लाजा, राइट, टू अ प्लाजा विच हैड बिन ओनली रिसेंटली बिल्ट को आपने कैसे रिड्यूस कर दिया, ओनली इन टू थ्री वर्ड्स, रिसेंटली बिल्ट प्लाजा। गॉट इट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी
I helped the army people so that the villagers could be moved to a safe place to the best of my ability. आप कहें कि I gave maximum help to the army in moving the villagers to safety. यानी आपने longer sentence को उसी तरह आपने short sentence में change कर दिया. While the match was still going on, I had to leave so that I might be able to catch my train. अब ये देखें ये भी while the match was still going on, fine, I left the match unfinished. अब पूरा लॉन्गर सेंटेंस था कि while the match was still going on, आपने इसको कैसे रिड्यूस किया? I left the match unfinished to catch my train. यानी मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ था तो मैं अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा. तो ऐसे अपने लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट सेंटेंस कर रहे हैं. The workers sat down to take a rest because they had been at the job since dawn and were quite exhausted. यानी the workers sat down to take a rest. अब जो workers थे वो आराम करना शुरू हो गए. वजह क्या थी? Because they had been at the job since dawn and were quite exhausted. सुबह से काम कर रहे थे, जॉब में हैं और वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे. अब इसी लाइन को लॉन्गर सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं. The workers took rest. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दें, नॉट इन इन्वर्टेड कॉमा, सिंपली कॉमा के अंदर आप लिखेंगे द वर्कर्स कॉमा के अंदर एग्जॉस्टेड बाय कंटिन्यूस लेबर, क्योंकि वो थक चुके थे लेबर की वजह से. टुक रेस्ट, उन्होंने आराम किया. तो दिस इज़ हाउ वी कैन गो ऑन. ये बड़ी कुछ सेंटेंसेस थे जिनकी आपने प्रैक्टिस की है. अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की. ज़रा देखिए, ही इज़ अ मैन हु हेट्स ऑल विमेन. वह कैसा शख्स है जो औरतों से बहुत नफरत करता है. तो इसके लिए हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट. राइट. He is a person who supports the cause of women and thinks of their welfare. एक ऐसा शख्स है जो औरतों की हकूक़ की बात करता है, उनकी बेटरमेंट बेहतरी की बात करता है. तो उसे हम क्या कहेंगे? He is a feminist. The practice of having only one wife should be popularized. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बीवी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें प्रीच करना चाहिए. फाइन. तो अब हैविंग वन वाइफ, इसके लिए जो एक प्रॉपर वर्ड है, टर्म है, वो है मोनोगमी. मोनोगमी शुड बी पॉपुलराइज्ड. और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने मोनोगमी, एंडोगमी, एक्सोगमी, पॉलीगमी, डिफरेंट टर्म्स का मैंने जिक्र किया है. नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ मैन हु लव्स मैनकाइंड एंड वर्क्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर. अब एक ऐसा शख्स है जो इंसानों से प्यार करता है, उनकी बेहतरी के लिए काम करता है. तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ही इज़ अ फिलंथ्रोपिस्ट. फाइन. ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट his own religion. उसे हम fanatic बोलते हैं. He is a fanatic. He is a person with narrow and unreasonable religious views. ये views religious भी हो सकते हैं, political भी हो सकते हैं, कोई भी view इस तरह का हो सकता है. उसे हम क्या कहते हैं? He is a bigot. He is a bigot, right? Bigot, B-I-G-O-T, right? He is a man who can play tricks with his voice, appearing to speak from different directions. राइट. ऐसा शख्स जो अपनी आवाज़ के साथ वो ट्रिक्स कर सकता है. राइट. जैसे वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ही इज़ अ वेंट्रिलोक्विस्ट. वेंट्रिलोक्विस्ट. अली बेटे, अब हमने बात कर ली है कि कैसे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस को शॉर्ट करना है, हमने कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको हमने अप्लाई करना है. अब हम फॉर्मली एक पैराग्राफ की प्रेसी करते हैं. फाइन. अब उसके लिए कौन से स्टेप्स हमें चाहिए, बस ब्रीफ से सुन लें. The preface of a paragraph. It's very important to find out the essence of a paragraph in the theme or the topic sentence. यानी ये बड़ा important है कि आपको पहले पैराग्राफ का जो एसेंस है, जो थीम है, वो हमने पता करना है. वो हम टॉपिक सेंटेंस के थ्रू पता कर लें. की सेंटेंस जिसे हम कहते हैं. All the other sentences bear directly upon this sentence but with varying degrees of importance. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो होगा जो बाकी सेंटेंसेस होंगे वो उसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, फिर उनकी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो दर्जा मतलब कम होता जाएगा. फाइन. वो लेस इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन होंगे वो भी इम्पॉर्टेंट. सब एक ही थीम की तरफ इशारा होगा. सम आर मेयरली इलस्ट्रेशंस ऑफ द मेन थीम. कुछ महज वैसे वजाहत दी होगी जिसको हमने अवॉइड करना है. अदर्स सीक टू लीड अस टू अ कंक्लूजन विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ. जो बाकी होंगे, अदर्स सीक टू लीड अस टू, वो हमें कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे. दिस कंक्लूजन विल रैंक नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू द टॉपिक सेंटेंस. कंक्लूजन भी फिर हम जो होता है वो
टॉपिक सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कंक्लूजन हमने किया वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो वेरी नेक्स्ट इन द रैंक आपका कंक्लूजन आता है. This conclusion will rank next in importance to the topic sentence. Hence, in making the précis of a paragraph, first of all, find the theme or topic sentence and then the conclusion, if any. अगर conclusion है तो फिर आप वो ढूंढ लें, discarding throughout most of the amplificatory and illustrative matter. अगर किसी चीज़ को वैसे एम्पलीफाई किया गया है, ऐसे मतलब वो इलस्ट्रेशंस हैं, वजाहतें हैं, उनको हम अवॉइड कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. इन अटेम्प्टिंग द प्रेसी ऑफ अ पैराग्राफ द फॉलोइंग प्लान मे बी ऑफ सम असिस्टेंस. ये कुछ प्लान है, इसको आप ज़रा देख लें. नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली 2 or 3 times or more till the meaning is well understood. Number 2, note down the central idea or the main topic described above as the topic sentence or the theme. Often the main idea of the passage can be expressed in a phrase. This phrase will make the title of the passage. यानी जो मेन आइडिया आपको फ्रेज में मिलेगा, किसी सेंटेंस में मिलेगा, वही आपका टाइटल बनेगा पैराग्राफ का. नंबर 3, मेक एन आउटलाइन समरी ऑफ द पैसेज डिवाइडिंग इट इनटू मेन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स इफ पॉसिबल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, उस पर आपने क्या करना होता है कि आपने पहले पैराग्राफ को पढ़ के उसकी समरी से बनाते रहें, इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, राइट. तो वो टॉपिक्स पे सब टॉपिक्स कौन कौन से उसके अंदर आते हैं. नंबर 4, राइट ऑफ इन अ प्लेन बिजनेस लाइक इंग्लिश अ कंटिन्यूअस समरी लिंकिंग अप द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑलरेडी रिटन डाउन. पे एज मच अटेंशन टू ग्रामर एंड स्टाइल एज इन एनी कॉम्पोजिशन. यानी इसमें आपने फिर जब आपने समरी बना ली, फिर जितने भी वो आइडियाज़ को आपने लिंक करना है, फिर वो आपने जो लॉजिकल सीक्वेंस है, जो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, उसका आपने ख्याल करना है. और आपने बहुत तवज्जो देनी है कि कहीं पे भी कोई ग्रामर की, कोई स्टाइल की गलती ना हो. जितना आप कॉम्पोजिशन में ख्याल करते हैं, इतने आपने यहाँ पे ख्याल करना है. ये एग्जाम्पल देखिए. अब ओरिजिनल पैसेज हमारे पास है. वी ऑलवेज थिंक ऑफ कैट्स इन द फेमिनिन. अब कैट्स की हम बात कर रहे हैं कि वो फेमिनिन में, यानी हम कैट्स की बात कर रहे हैं. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास. आई सपोज बिकॉज दे यूजुअली हैव किटन्स. और इसकी ये लेस इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ दिया. एंड सर्टनली द मदर कैट इज़ द मोस्ट लवेबल एंड ह्यूमन ऑफ ऑल, अ पिक्चर ऑफ सॉफ्टनेस एंड कम्फर्ट एंड कंटेंट. मतलब मदर कैट की बात है कि वो बहुत ही ह्यूमन, बड़ी सॉफ्ट, राइट, बड़ी काइंड, राइट, वो होती है. बट अपार्ट फ्राम हर लवली मदरहुड द कैट हैज़ मैनी फेमिनिन वर्चूज़. उसके अंदर बहुत सी फेमिनिन वर्चूज़ हैं. यानी हम वमेन से, फीमेल से हम कैट को रिजेंबल करते हैं. शी कंट्रास्ट विद द डॉग्स. ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया. अगर हमने थोड़ा सा दूसरा पॉइंट है, हम कंपैरिजन अंदर किससे करेंगे, डॉग के साथ. ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें. हुज वर्चूज़ आर मैस्कुलिन. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कैट्स हैं वो फेमिनिन से रिजेंबल करती हैं और जो डॉग्स हैं वो मैस्कुलिन है, राइट. परहैप्स इन नथिंग is she more feminine than in her preference for the reality of a thing over its appearance. अब कैट की एक खसूसियत बताई गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत रियल होती है लाइफ में, वो आर्टिफिशियल या अपीयरेंस पे नहीं रहती है. फाइन. और बाकी हम डॉग्स की बात करते हैं. द डॉग प्रिटेंड्स मच मोर देन द कैट. डॉग्स के अंदर प्रिटेंशन बहुत होती है, वो बहाना बहुत करते हैं, वो अपीयरेंस पे मतलब बहुत ज़्यादा उसको ख़ातिर में लाते हैं. He pretends he does not see the big dog across the road or that he wants to fight. मतलब वो डॉग पास से गुजर रहा होता है तो वो वहाँ पे प्रिटेंड करते हैं कि उसने उसको नहीं देखा. लेकिन जो कैट्स होती हैं वो फ़ौरन रिएक्शन शो करती है, जो उनको नज़र आता है वो रियलिटी को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती हैं. All the time he is dying for his mistress to call him off. He pretends he hates the stranger ringing the bell and threatens him with all sorts of noises he never means to turn into action. बस आपने बता दिया कि वो प्रिटेंड करते हैं. आगे ये उसकी इलस्ट्रेशंस हैं. जैसे कोई बेल दे तो वो उस पर भौंकेगा, राइट, वहाँ पे बार्किंग करेगा, राइट, उनको वो थ्रेट करेगा कि वो दूर रहें. फाइन. And threatens him with all sorts of noises he never means to turn into action. मतलब वो एक्शन की तरफ नहीं जाता, उसने उसको उनको काटना नहीं होता, सिंपली वो भौंक रहा होता है. यानी ये सिंपल प्रिटेंशंस हैं. द डॉग बिहेव्स courteously because he dislikes being laughed at and thus gets credit for more courage than he really has. He bluffs to keep the enemy away. अब ये डॉग की जो साइकी होती है वो ये होता है कि वो ये नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़ाया जाए, वो ऐसा पेंट हो कि वो बुज़दिल है,
तो वो ये हमेशा प्रिटेंड करता है, ये शो ऑफ करता है कि वो बहुत करेजियस है. फाइन. द कैट डज नॉट put on an appearance of ferocity. She is not ashamed to show her fear and runs off when she can, reserving her courage till the last step. अब जो कैट्स होती हैं वो कोई फरोशियस अपने आप को बहुत ज़्यादा हॉरिबल शो नहीं करती हैं. फाइन. जब मतलब उनको कोई कहीं पे फियर की बात हो या उनको लगे कि यहाँ पे उनको डरना, तो वो अपना जो फियर है वो फ़ौरन प्रॉम्प्टली वहाँ पे एडवांस वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं, वो शो करती हैं. फाइन. लेकिन जो अपना उनका रियल करेज है वो उसको लास्ट मोमेंट जब उनका मतलब हर तरह से वो आप कह लें कि डर जाए या वो इम्प्रेजन हो जाए, फिर वो अपना जो लास्ट करेज है वहाँ पे शो करती है. जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि reserving her courage till the last step in feminine desperation. जब वो desperate होकर फिर वो अटैक करती है. Dog and man behaves bravely because they think they ought, cat and woman because they must. जिन्हें जो अब रिजेंबल किया गया, जो डॉग एंड मैन है, ये दोनों ही मतलब आम रूटीन में भी ये कर्ज शो कर देते हैं. इन शुड से मुराद यहाँ पे मतलब उनको लगे अपीयरेंस के लिए भी. लेकिन जो कैट्स एंड वमेन होती हैं बिकॉज दे मस्ट, वो इसलिए करते हैं कि वहाँ जब लाजिम होता है उनको कोई भी बिहेव करना, कोई करेज शो करना, जब बहुत ज़रूरी हो वो वहाँ पे शो करेंगे. डॉग एंड मैन डिस्प्ले देयर करेज बट आर ब्रेवेस्ट व्हेन दे कैन नॉट रीच द एनिमी. अब ये बड़ा मतलब मज़े का खेज़ है कि जो डॉग और आदमी, मर्द और जो डॉग होते हैं वो तब बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाते हैं जब उनका जो दुश्मन होता है वो उनकी रसाई से दूर होता है. नेवर कैट और वमन मेक्स हर करेज कॉन्स्पिक्यूस. लेकिन ये कोई दिखलावा नहीं करते, ना कैट, ना औरत, ना बिल्ली, ना कोई औरत. ये मतलब कॉन्स्पिक्यूस होता है, नोटिसेबल. फाइन. कि जब उसने महज शो ऑफ करना होता है, ये सिर्फ इस वजह से अपना करेज नहीं दिखाती. शी कीप्स इट फॉर वेयर डेंजर इज़ ग्रेटेस्ट. वो वहाँ पे इसको शो करेंगी जहाँ पे उनको वो एक्सट्रीम डेंजर में होते हैं. ये ओरिजिनल आपका पैसेज था. वहाँ पे आपने जो पॉइंट देखिए कि डॉग को मैन से रिजेंबल किया गया. फाइन. और जो कैट्स और वमेन होती हैं ये बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट होता है तब अपना करेज शो करते हैं. तो अब इसकी अब ज़रा समरी हम बनाते हैं. नंबर 1 पे हमने लिखा वो थिंक ऑफ कैट्स एंड फेमिनिन. नंबर 2 द कैट इज़ कंट्रास्ट टू द डॉग. अब इसमें हमने लिखना है द डॉग्स क्वालिटीज़ आर मैस्कुलिन एंड द कैट्स फेमिनिन. द कैट प्रिफर्स द रियलिटी ऑफ अ थिंग टू इट्स अपीयरेंस. द डॉग प्रिटेंड्स अ ग्रेट डील. ही प्रिटेंड्स टू इग्नोर द बिग डॉग इन द स्ट्रीट. He pretends to hate the stranger and threatens him. The dog behaves courteously because he ought. अब ये सारी बातें अपने समरी में लिख रहे हैं. फिर आप पॉइंट लिखेंगे द कैट डज नॉट प्रिटेंड. शी इज़ नॉट ashamed to run off when she is afraid. She does not show her courage till the last desperate moment. Fine. Number 3, dogs and men behave courageously because they think they ought. Cats and women behave courageously because they must. अब ये वही लफ्ज़ है लेकिन सिंपली अभी हम समरी बना रहे हैं. फाइन. Dogs and men display courage when they are safe. Cats and women use their courage when danger demands it most. जब मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर डिमांड करता है तब ये जो कैट्स और वमेन हैं तब अपना ये करेज शो करती हैं. जब वो सेफ भी हों मैन एंड डॉग्स, ये तब भी अपना करेज मतलब दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसको एग्जिबिट करते हैं. द एक्चुअल समरी विल वेरी अकॉर्डिंग टू द लेंथ रिक्वायर्ड. द फॉलोइंग इज़ नाइदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट. अब इसकी जो फाइनल हमारा जो आप कह लें कि वर्जन है प्रेसी का, वो ज़रा मुलाजा करिए. हमने इसका टाइटल दिया कैट्स एंड डॉग्स. डिफरेंस बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स, राइट. साइकी ऑफ कैट्स एंड डॉग्स कुछ भी हो सकता है. The cat resembles a woman while the dog has masculine traits of a character. The cat attaches greater importance to the thing itself than its appearance. The dog behaves courteously for reasons of prestige and show. यानी जो कैट्स होती हैं वो बड़ी रियल होती हैं, अपीयरेंस पे नहीं जाती. लेकिन जो डॉग्स होती हैं वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ही करेज शो करते रहते हैं. He often gives way to fear but feels ashamed of betraying it and therefore puts up an empty show of courage. डॉग्स की बात है कि वो मतलब इस चीज़ से घबराते हैं कि उनको ऐसा पेंट किया जाए कि ये बुज़दिल हैं, तो वो हमेशा ये पुट अप करते हैं, ये शो ऑफ करते हैं कि उनके अंदर बहुत करेज है, उसको वो एग्जिबिट करते जाते हैं, शो ऑफ करते हैं. He is extremely bold when the enemy is beyond his grasp.
जब दुश्मन उसकी पहुंच से दूर होता है, रसाई से दूर होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं. द कैट इज़ नॉट हिपोक्रेटिकल लाइक द डॉग. तो ये मुनाफिकत कैट्स में नहीं होती. शी नेवर ट्राइज टू कंसील हर फियर. जब उसको फियर फील होता है वो उसको एक्सप्रेस करती है. शी इज़ नॉट एवर अ कॉवर्ड एंड ओनली मेक्स यूज़ ऑफ हर करेज इन मोमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम डेंजर. वो तभी अपना मतलब करेज शो करेगी जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेंजर में होगी. तो ले बेटे, हमने प्रैक्टिकली एक पैसेज भी सॉल्व कर लिया, हमने डिफरेंट रूल्स को अप्लाई भी करके देख लिया, लॉन्गर सेंटेंसेस को हमने शॉर्ट भी करके देख लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमने बात कर ली. यहीं पे आपके इस चैप्टर का अख्ताम होता है. इसको आप अच्छे तरीके से देख लें. फाइन, इसके जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप देख लें. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.